जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल मिश्रा आईएएस में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत में कर्क रेखा के विस्तार और भारत की मानक समय रेखा के बारे में। इसके पहले दोस्तों हमने अध्ययन किया है भारत की अवस्थिति और भारत के विस्तार के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे भारत में कर्क रेखा के विस्तार के बारे में। हम दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे कि भारत में कर्क रेखा का विस्तार किन किन राज्यों में है, अर्थात भारत में कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। साथ ही दोस्तों हम चर्चा करेंगे कि कर्क रेखा के उत्तर में क्या कैसे कौन कौन से राज्य हैं। साथ ही हम देखेंगे भारत में किस किस राज्यों की राजधानियां या किन किन राज्यों की राजधानियां हैं जो कर्क रेखा पर स्थित हैं, और हम देखेंगे कर्क रेखा के उत्तर और दक्षिण में कर्क रेखा के अवस्थित होने से क्या क्या प्रभाव पड़ा है भारत में। साथ ही दोस्तों हम चर्चा करेंगे भारत की मानक समय रेखा के बारे में। तो आइए दोस्तों हम प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कर्क रेखा अर्थात 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, और यदि हम बात करें मानक समय रेखा, तो मानक समय रेखा अर्थात 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तो यहाँ पे आवश्यक ये है कि हमने देखा कि भाई कर्क रेखा जो है वो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, और यदि हम बात करें मानक समय रेखा की तो वह है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। हमने यहाँ पे पाया कि एक शब्द हमें मिल रहा है अक्षांश और एक यहाँ पे मिल रहा है हमें क्या, देशांतर। तो हम पहले कोशिश करें कि हम ये जानें कि अक्षांश और देशांतर क्या है। कर्क और मानक समय रेखा को तो हम समझेंगे ही, लेकिन हम देख रहे हैं कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम पहले ये जानें कि भाई ये अक्षांश और ये देशांतर ये वास्तव में है क्या। हालांकि दोस्तों हमने इसकी चर्चा अपने पहली वीडियो में और अपने पहले लेक्चर में की हुई है, इसके बावजूद हम थोड़ा सा यहाँ पर इस पर प्रकाश डालते हैं। और वास्तविकता यह है कि अक्षांश और देशांतर के विषय में हम विश्व भूगोल के अंतर्गत इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए प्रारंभ करते हैं, देखते हैं हम कि क्या है अक्षांश और क्या है देशांतर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी पृथ्वी की आकृति लगभग गोलाकार है, और इस गोलाकार आकृति में जो रेखाएं आपको ऐसे क्षैतिज मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, हालांकि ये रेखाएं आपको कहीं देखने नहीं मिलने वाली है, ना ही अक्षांश और ना ही देशांतर, लेकिन हमने इन्हें क्या किया हुआ है, कल्पना किया हुआ है ना। तो कल्पना की गई इन्हीं रेखाओं में यदि हम बात करें कि क्षैतिज ऐसे लेटी हुई रेखाएं जो है वे अक्षांश रेखाएं हैं। और मजे की बात यह है कि इसे याद रखना भी आसान है, क्योंकि लेटी हुई रेखाएं ही इंग्लिश में लैटिट्यूड है, अर्थात अक्षांश रेखा को इंग्लिश में क्या कहा जा रहा है, तो लैटिट्यूड कहा जा रहा है। और एक और चीज जो है जो हमें भूल जाती है अक्सर, क्योंकि क्या होता है कि भूलता बहुत तेजी से है ना। तो याद रखने का सबसे आसान तरीका यह है भाई कि हमें लेटे हुए रहने पे अच्छा लगता है, हमें लेटे हुए रहने पे अच्छा लगता है। तो अक्षांश रेखा कैसी हुई, लैटिट्यूड, लेटे हुए से हो गया लैटी, और लेटी हुई रेखाएं कौन सी हुई हमारी, दो अक्षांश रेखाएं। और यदि बात की जाए देशांतर रेखाओं की, तो वे रेखाएं जो ऊर्ध्वाधर हो अर्थात सीधी खड़ी हुई रेखाएं है ना, वो क्या कहलाती है, देशांतर रेखाएं। तो बात की जाए इसे याद रखने के तरीके की, तो बहुत ही आसान है दोस्तों। हम अपने देश के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, देश के लिए हम देश की आन बान शान या देश की रक्षा के लिए हम हमेशा खड़े हुए रहेंगे, बिल्कुल तत्पर रहेंगे। तो खड़ी हुई रेखाएं क्या हुई आपकी, देशांतर रेखा, और लेटी हुई रेखाएं आपकी हुई अक्षांश रेखाएं। आप इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब बात ये होती है भाई कि आखिर यदि ये अक्षांश है और ये देशांतर है, तो ऐसा क्या हुआ कि हमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं की आवश्यकता हुई, है ना। मतलब हमारा प्रश्न ये है जो हमें समझना है। सर्वप्रथम तो हमने ये देखा कि भाई हमें पढ़ना है कर्क और मानक समय रेखा, लेकिन हमने पाया कि कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और इसे अक्षांश कहा जा रहा है, इसे देशांतर कहा जा रहा है। तो आखिर ये अक्षांश और देशांतर है क्या, साथ ही इस अक्षांश और देशांतर रेखा की जरूरत क्यों हुई, ऐसा क्या है कि हमें इन रेखाओं की कल्पना करनी पड़ी। तो दोस्तों, अक्षांश और देशांतर रेखा है ना, जो इसकी जो कल्पना की गई है, जो इन रेखाओं को माना गया कि ये रेखा अक्षांश है और ये रेखा देशांतर है, इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण था किसी भी क्षेत्र की अवस्थिति, अर्थात किसी भी क्षेत्र की एग्जैक्ट लोकेशन, सटीक जानकारी का पता लगाने के लिए हमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं की जरूरत पड़ी। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जो कि आधुनिक तौर पर हम सभी यूज करते हैं, गूगल मैप। आप गूगल मैप पे देखेंगे तो गूगल मैप पे आप कोई भी क्षेत्र या किसी भी एरिया का, अपना एग्जाम सेंटर या किसी भी जगह की आप यदि लोकेशन उसमें डालते हैं, तो आपको वो लोकेशन, आपका वो क्षेत्र आपको मिल जाता है ना दोस्तों। उसको मिलने का कारण यह है क्योंकि वह जानकारी उसमें फीड की गई है।
यदि आप किसी अनभिज्ञ क्षेत्र पे क्लिक करें गूगल मैप में जाकर के, तो आपको वह गूगल मैप अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति ही बताता है, अर्थात वह उस क्षेत्र की जहाँ पर आपने पिन किया होगा वहाँ की वह अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति आपको प्रदर्शित कर देता है। तो दोस्तों हमने देखा कि गूगल मैप हमें क्या कर रहा है, अक्षांश और देशांतर के आधार पर किसी एक क्षेत्र की सटीक जानकारी दे रहा है। साथ ही दोस्तों यदि इसे हम एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहें तो हम पाते हैं कि मान लीजिए हमारा दुश्मन देश या कोई भी हमारा दुश्मन है जो हम पर आक्रमण कर रहा है ना, हम पे क्या कर रहा है कि मिसाइल वगैरह से आघात कर रहा है। अब भाई हम देख रहे हैं कि हमें भी यदि स्वाभाविक सी बात है कि यदि युद्ध होगा तो दोनों पक्षों से जो है गोला बारूद मिसाइल वगैरह दागी जाएंगे। अब यदि हमें दुश्मन देश पर आक्रमण करना है तो हम कैसे करें, हमारी मिसाइल सटीक जगह पर कैसे पहुंचे। तो दोस्तों मिसाइल में आप पाएंगे कि एक डाटा फीड किया जाएगा कि उसका जो लक्ष्य है वह क्या है। तो उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आवश्यकता होगी अक्षांश और देशांतर रेखाओं की। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं की आवश्यकता क्यों हुई, है ना। तो इसका आंसर है कि अक्षांश और देशांतर रेखा की कल्पना इसलिए की गई ताकि हम किसी भी क्षेत्र की एक निर्धारित और एक सटीक जानकारी का पता लगा सकें। तो आइए दोस्तों हम आगे बात करते हैं कर्क रेखा की, है ना। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं अक्षांश रेखा, अच्छा यदि हम बात करें कि अक्षांश रेखा, चलिए ठीक है कि अक्षांश रेखा की आवश्यकता तो इसलिए हुई, अक्षांश रेखा खींची कैसे गई, है ना। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह है आपकी पृथ्वी जो गोल है। अगर मैं बात करूं कि इस पृथ्वी को बीचों बीच से काटा जाए, है ना, किसी भी मतलब हम गोल आकृति को यदि कल्पना करें कि हम गोल आकृति को बीच से काट रहे हैं तो हम पाएंगे कि बीच से काटने पर वह गोल आकृति दो भागों में बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अच्छा बीच से काटा हुआ भाग कैसा होगा, तो चूंकि भू के मध्य से खींची गई एक रेखा है, एक काटा गया है, तो हम पाएंगे कि यह आकृति आपको आधी आकृति आपको कुछ ऐसी प्रतीत होगी। ये अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है, अब समस्या ये है दोस्तों कि ये डिजिटल बोर्ड नहीं है ना। तो आप समझने की कोशिश करें, बीच से काटा गया है और जब भी हम किसी चीज को बीच से काटेंगे, आप कोई भी बीच से ले लीजिए, कोई भी चीज ले लीजिए आप, है ना, कोई भी गोल होनी चाहिए, है ना। तो आप बीच से काटेंगे तो आपको एक तल प्राप्त होगा। तो यह तल क्या हुआ, यह तल हुआ इस भूमध्य रेखा के बीच से खींचा गया, अर्थात भूमध्य रेखीय तल। और इस भूमध्य रेखीय तल के बीचों बीच की यदि बात करें एक सेंटर की, तो यह हो गया केंद्र बिंदु। और यह केंद्र बिंदु वास्तव में किसका हुआ, यह केंद्र बिंदु हुआ इस पृथ्वी का, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो यदि बात की जाए कि अक्षांश रेखाएं कैसे खींची गई, तो ये जो आपका केंद्र बिंदु है बीचों बीच का, यह आपका पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। और आप इस तल से, इस केंद्र बिंदु से पृथ्वी की सतह पर कहीं पर भी आप एक बिंदु ले लीजिए, किसी भी जगह पर आप एक बिंदु लीजिए और उस बिंदु से, उस पॉइंट से आप इसके केंद्र बिंदु को मिला लीजिए, तो आप पाएंगे कि आपको एक एंगल मिलेगा, यहाँ पर आपको एक कोण मिलेगा। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, हमने मान लीजिए कि हम एक एंगल हमने लिया, ये बिल्कुल ऊपर से लेकर के नीचे, है ना। तो हम पाते हैं कि यहाँ पर हमें एक एंगल मिलता है, जो एंगल कौन सा है, 90 डिग्री का। यानी हम कह सकते हैं कि यह जो बिंदु है, ये बिंदु आपका कौन सी डिग्री हो गई, 90 डिग्री अक्षांश। और यदि हम बात करें ठीक इसी प्रकार से 90 डिग्री की जगह पर हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, हम जिस भी डिग्री पर एक पॉइंट लेंगे, अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम केंद्र बिंदु से लेकर के, है ना, हमने एक केंद्र बिंदु ले लिया हुआ है और अब हम पृथ्वी की सतह पर कहीं पर भी एक पॉइंट ले लें और उस पॉइंट से इस केंद्र बिंदु को यदि हम मिलाते हैं, तो दोनों बिंदु के मिलाने पर हम पाएंगे कि हमें एक एंगल मिल रहा है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर पॉइंट लिया, इस पॉइंट को मैंने इससे मिलाया और जैसे ही मैंने इसको मिलाया तो मुझे क्या मिल गया, एक एंगल मिला, एक कोण मिला। तो जो भी कोण मिलता है वास्तव में वही उसका क्या कहलाता है, उसी डिग्री का अक्षांश। अर्थात यदि हम बात करें कर्क रेखा, और कर्क रेखा हमारी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, यह इस बात को प्रमाणित करती है कि इसका जो एंगल है वह हमारे पृथ्वी के केंद्र बिंदु से 23.5 डिग्री का है। तो आइए दोस्तों हम आगे बात करते हैं इस पे कि किस हिसाब से कर्क रेखा और मानक समय रेखा का निर्धारण किया गया, किस हिसाब से कर्क रेखा। तो दोस्तों वास्तव में यह 1, 2, 3, 4 ऐसे करते हुए धीरे धीरे उत्तर और दक्षिण की ओर 1-1 डिग्री पर खींचे हुए अक्षांश रेखाएं हैं। और 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा तथा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा नाम दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यदि हम बात करें दोस्तों कर्क रेखा की, है ना, देखिए जैसे हम इस पृथ्वी को देख रहे हैं, अब इस पृथ्वी में क्या हुआ कि भाई ये 20 से खींची हुई रेखा तो हमारी हो गई 0 डिग्री अक्षांश रेखा, अर्थात
जीओडी के अक्षांश, अर्थात इसका अन्य नाम है भूमध्य रेखा और साथ ही इसका अन्य नाम है विषुवत रेखा, जो कि बीचों बीच से खींची गई है। ठीक है दोस्तों, अब इससे हम एक एक डिग्री उत्तर में जाते हैं और एक एक डिग्री दक्षिण में जाते हैं। तो हमने पाया कि ये पॉइंट और ये पॉइंट है कौन सा, 90 डिग्री अक्षांश, है ना। तो ऐसे ही आपको कौन सी मिल गई, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो कि उत्तर की ओर है ना। तो उत्तरी अक्षांश और ऐसे ही 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर मकर रेखा, है ना, दक्षिणी अक्षांश, जो कि क्या कहलाएगी, मकर रेखा। अच्छा, आज हमारा जो मूल उद्देश्य है वो तो है भारत में कर्क रेखा का विस्तार देखना, अर्थात हम किसकी चर्चा करने वाले हैं, हम कर्क रेखा की चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, साथ ही हम देखते हैं कि भाई देशांतर रेखा को भी हम समझते हैं। तो जैसे कि अक्षांश रेखाएं हैं, कल्पना की हुई रेखाएं, ठीक ऐसे ही देशांतर रेखाएं भी हैं। अक्षांश के विषय में जो है आप पाएंगे कि सूर्य जो है वर्ष भर कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य ही विचलन करता है, अर्थात सूर्य जो है वह कर्क रेखा और मकर रेखा, तो कर्क रेखा पर 21 जून और मकर रेखा पर 22 दिसंबर को पहुंचता है। यहाँ यह समझना बहुत आवश्यक है कि सूर्य कभी भी कर्क रेखा के ऊपर नहीं जाता, अर्थात सूर्य 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर नहीं जाता है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के जो है नीचे नहीं जाता है ना, विचलन नहीं करता है। अब बहुत आवश्यक ये है कि हम इस बात को समझें कि हमने सिर्फ और सिर्फ अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से यहाँ पर सूर्य की बात की है, वास्तव में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है ना। चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं कर्क रेखा के बारे में कि भाई कर्क रेखा का क्या कैसा विस्तार है। तो आप इसे नोट जरूर करते जाइएगा, है ना, ये छोटे छोटे डायग्राम जरूर बनाइए। और देशांतर रेखा की बात है तो देशांतर रेखा भी कैसी रेखा है, कल्पना की गई रेखा है ना। अक्षांश की तरह देशांतर भी कल्पना की गई रेखाएं हैं। और आगे हम देखते हैं मानक समय रेखा, जब हम पढ़ेंगे तो हम देशांतर के विषय में देखेंगे और भी। तो दोस्तों कर्क रेखा, कर्क रेखा यदि हम वैश्विक पटल पर बात करें कि भाई पूरे ग्लोब की बात करें, अपने पूरे विश्व की बात करें, तो कर्क रेखा हमारे 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। उन 3 महाद्वीपों का नाम महत्वपूर्ण है ना। और चूंकि हमें तो भारत के पर्सपेक्टिव से देखना है, हमें तो यह देखना है कि भाई भारत में कर्क रेखा का विस्तार किन किन राज्यों में है, कहाँ कहाँ है, कैसा कैसा है। और रही बात विश्व की, तो विश्व की चर्चा होगी विश्व के भूगोल के अंतर्गत, लेकिन यहाँ पर हम उन महाद्वीपों का नाम जरूर देखेंगे। तो दोस्तों इन महाद्वीपों का नाम है पश्चिम से पूर्व के क्रम में, सबसे पहले आपका उत्तरी अमेरिका, ठीक है, सेकंड नंबर पर है अफ्रीका और थर्ड नंबर पर है एशिया महाद्वीप, है ना। इसे याद रखने का एक शॉर्ट तरीका है कि हम ये याद रख लें भाई कि यहाँ पे ए वाला फॉर्मेट चल रहा है, ठीक है। ए से आपका हो गया अमेरिका, ए से ही हो गया आपका अफ्रीका और ए से ही हो गया कौन, एशिया। अब एशिया महाद्वीप की यदि बात की जाए तो एशिया महाद्वीप में, है ना, देखिए ये अगर हम बात करें कि जो भू राजनीतिक इकाइयां वगैरह हैं अपने, है ना, चाहे वो विश्व की हो, तो आप पाएंगे कि विश्व में क्या किया गया है, सबसे पहले महाद्वीपों में विभाजित किया गया है ना, स्थल को महाद्वीप में और जल को महासागर में। फिर महाद्वीपों को किस में डिवाइड किया गया है, तो महाद्वीप विभाजित है देशों में, देश राज्य में। तो यदि बात करें महाद्वीपों की, तो दोस्तों कुछ यहाँ के देश हैं, कुछ अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं, कुछ एशिया के। हमें सारे देशों की चर्चा अभी नहीं करनी है, अभी हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ भारत की। तो एशिया महाद्वीप में भारत, है ना, भारत। अब भारत के विषय में भी देखें तो भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ये वर्तमान का डाटा है कि वर्तमान में भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अच्छा, अब एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप बात भारत की कर रहे हैं तो भारत के यदि भारत के साथ यदि बात की जाए कि एक प्रश्न और कैसा क्रिएट हो सकता है, तो यहाँ पे आवश्यक है हम ये देख लें कि भाई भारत के किसी पड़ोसी राज्य के साथ भी यदि गुजर रही है कर्क रेखा, तो वो भी एक महत्वपूर्ण हो सकता है हमारे लिए, है ना। तो भारत के कुल पड़ोसी राज्यों की संख्या हमने इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि भारत के कुल पड़ोसी राज्यों की संख्या है 7, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। और हम देख रहे हैं ना, अच्छा आप ये मैप में देख सकते हैं जो हमने रेड कलर से प्रदर्शित किया हुआ है, ये कर्क रेखा है दोस्तों, ये बीचों बीच से जो गुजरी हुई है भारत के, ये कर्क रेखा है। और आप पाएंगे कि हमारा एक पड़ोसी देश है बांग्लादेश, एक म्यांमार
और एक चीन। अच्छा, चीन के विषय में आप ये ना समझें कि चीन सिर्फ और सिर्फ भारत के उत्तर में है, नहीं, चीन का विस्तार भारत के उत्तर में भी है और भारत के पूर्व में स्थित म्यांमार के भी पूर्व में है। वास्तव में दोस्तों चीन का जो क्षेत्रफल है वह भारत के क्षेत्रफल का 3 गुना है, तो उसका विस्तार भी अच्छा खासा है, विस्तृत है, वो म्यांमार के पूर्व में भी विस्तृत है। तो हमने क्या देखा, हमने पाया कि भारत के ऐसे कितने पड़ोसी देश हैं, भारत के ऐसे 3 पड़ोसी देश हैं जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है। उन 3 पड़ोसी देशों के नाम थोड़े से महत्वपूर्ण है ना, तो महत्वपूर्ण नामों में हम नाम लिख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले बीडी यानी बांग्लादेश, फिर उसके बाद एमवाई यानी म्यांमार, और एक लास्ट कौन उनका, चाइना। तो बांग्लादेश, म्यांमार और चाइना, इन 3 पड़ोसी देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो अभी तक हमने पाया कि भाई हमारा जो याद रखने का तरीका है वो किस हिसाब से होगा, तो 3 महाद्वीप, साथ ही साथ में 3 पड़ोसी देश, 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है कर्क रेखा और 3 हमारे पड़ोसी देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और दोस्तों इसी 3 को आप इन 3 को ऐसे आपस में जोड़ दें तो आपको आकृति एक बनती हुई दिखाई देगी, कौन सी, 8, अर्थात कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनके नाम क्रम से क्या है। तो सबसे पहले हमने पाया कि गुजरात, पहला राज्य अपना कौन सा है, गुजरात। उसके बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और उसके बाद उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें तो त्रिपुरा और मिजोरम। अच्छा दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात है, भाई आपको मैप अपने पास रखना होगा, एक मैप आप खोल करके जरूर पास में रखें ताकि आप उसे देख सकें, है ना, कि क्या कैसा है, किस राज्य की कहाँ पर कैसी क्या स्थिति है, क्योंकि भूगोल का अध्ययन बिना मैप के तो संभव है ही नहीं। आप यदि सोचें कि हम इसे रट लेंगे तो ठीक नहीं है ना, इसको आपको समझना ही होगा, क्योंकि भूगोल, देखिए मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है, हालांकि विषय कोई खराब नहीं है, सारे विषय में ही डायग्राम इंपॉर्टेंट है, उसको समझना महत्वपूर्ण होता है, लेकिन यदि भूगोल की बात करें विशेष तौर पर तो इसके जैसा रोचक विषय कोई और नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपके पास एक मैप होता है, आप मैप के माध्यम से भी अध्ययन करते हैं तो पढ़ने में रोचकता आती है। तो आइए हम देखते हैं फिलहाल तो गुजरात है ना, सबसे पहले कौन सा राज्य है, गुजरात। गुजरात के बाद हम पाते हैं कि राजस्थान, राजस्थान के बाद अगला है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद अगला है झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के बाद 2 अन्य हैं हमारे कौन से, पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है दोस्तों, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ पे हमने पाया कि भारत के 8 राज्य हैं, कुल ऐसे 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब बात यह है कि भाई कर्क रेखा गुजर तो रही है, अब इम्पोर्टेंट है कि हमारे लिए प्रश्न क्या कैसे बनने वाले हैं। तो हमारा एक प्रश्न हो सकता है सबसे पहले कि भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। दूसरा प्रश्न हमारा हो सकता है कि भारत में कर्क रेखा का विस्तार सर्वाधिक किस राज्य में है ना, और जब सर्वाधिक पूछ सकता है तो निश्चित तौर पर यह भी पूछ सकता है कि भारत में सबसे कम विस्तार कर्क रेखा का किस राज्य में है। तो दोस्तों भारत में कर्क रेखा का सर्वाधिक विस्तार मध्य प्रदेश में है, और यदि बात की जाए कि कर्क रेखा का सबसे कम विस्तार किस राज्य में है तो वह राज्य है राजस्थान। इसे आप नोट कर लीजिएगा, है ना। चलिए ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ इसमें लिखने की। तो भारत का सर्वाधिक विस्तार है ना, भारत में कर्क रेखा का सर्वाधिक विस्तार, भारत में कर्क रेखा का सर्वाधिक विस्तार मध्य प्रदेश में है सर्वाधिक, और सबसे कम विस्तार कहाँ पर है तो राजस्थान। हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसमें क्या है सबसे कम, और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक। साथ ही साथ में दोस्तों 2 प्रश्न यहाँ से और बन सकते हैं। यदि हम बात करें उत्तर पूर्वी राज्यों के बारे में, आप नोट करते जाइएगा, है ना, बढ़िया तरीके से आप प्रॉपर तरीके से नोट कीजिएगा। तो उत्तर पूर्वी राज्यों की यदि बात करें या पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो हम पाते हैं कि त्रिपुरा और मिजोरम, यानी कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि भाई उत्तर पूर्वी राज्यों की संख्या कितनी है, तो उत्तर पूर्वी राज्यों की संख्या है कुल 7, और उन 7 उत्तर पूर्वी राज्यों में से 2 ऐसे उत्तर पूर्वी राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। उनके नाम है क्रमशः पश्चिम से पूर्व की ओर त्रिपुरा और मिजोरम। अच्छा दोस्तों, पश्चिम से पूर्व मैं बार बार आप देख रहे होंगे कि मैंने बार बार उल्लेख किया है, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व। इसका कारण क्या है, इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि राजस्थान आरडीएस वाले एग्जाम में, या फिर यदि हम बात करें यूपी के एग्जामों में, या जब से ये ऑनलाइन माध्यम चला हुआ है तब से आप पाएंगे कि एग्जामिनर के पास क्या है, सबसे बड़ी एक जो समस्या है कि उन्हें बहुत सारे प्रश्न पत्र बनाने होते हैं, है ना, क्योंकि एग्जाम उस हिसाब से हो रहे हैं, तो उनको एक दिन में 3 एग्जाम लेने हैं भाई। पहले तो ये था ऑफलाइन में कि एक ही एग्जाम लेना है, तो उतनी
दिक्कत नहीं थी। अब वो बहुत सारे प्रश्न उन्हें बनाने होते हैं, तो वो कुछ भी पूछ रहे हैं। कुछ भी का तात्पर्य ये नहीं कि मतलब कहीं से भी, लेकिन ये कि थोड़ा सा गहनतम जा रहे हैं। पहले प्रश्न बिल्कुल छठ आए थे कि भाई ऊपर से ही पूछना है ना, तो हमें थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ना ही होगा। तो आप देखेंगे कि त्रिपुरा और मिजोरम दो ऐसे उत्तर पूर्वी राज्य हैं जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब वहां से प्रश्न ये आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से उत्तर पूर्वी राज्य हैं जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, या निम्नलिखित में से किस किस उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, या निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी, राजधानियों से भी प्रश्न हो सकते हैं। तो आइए हम राजधानियों की चर्चा करते हैं। राजधानियों में दोस्तों हम पाएंगे, अच्छा आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों यदि हम राजधानियों की बात करें, है ना, कर्क रेखा पर स्थित राजधानियों की, या इससे जो प्रश्न होगा वो कुछ इस हिसाब से होगा कि भाई निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है। तो आप मैप में गौर से देखिएगा, झारखंड, झारखंड राज्य की राजधानी है रांची। रांची कर्क रेखा पर स्थित है। इसके विषय में प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का एकमात्र नगर या एकमात्र शहर जो कर्क रेखा पर अवस्थित है या जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो उसका राइट आंसर कौन है? झांसी। साथ ही साथ में यदि हम राजधानियों की ही बात करें, राजधानियां, तो राजधानियों में आप पाएंगे कि गुजरात की राजधानी है ना, तीन ऐसे आपके हुए राज्य कौन कौन से? नंबर 1 झारखंड, नंबर 2 गुजरात, और नंबर 3 पर है एमपी। दोस्तों इन तीनों राज्यों की राजधानियां कर्क रेखा के एकदम निकटतम है, क्या ये कह सकते हैं कि लगभग लगभग कर्क रेखा पर अवस्थित है, जिसमें से पूर्णतः अवस्थित है झारखंड की राजधानी रांची। तो आप इन तीनों को नोट करिएगा बढ़िया तरीके से, झारखंड की राजधानी रांची। अच्छा राजधानियों से एक बात और, आपको राजधानियों की एक लिस्ट बनानी है अपने कॉपी के फ्रंट पे ही। आप बढ़िया तरीके से भारत के सभी राज्यों और सभी केंद्रशासित प्रदेशों के राज्य, है ना, राज्यों के नाम, फिर राजधानियां, उसके बाद आपके सीएम की लिस्ट, और सीएम के बाद एक राज्यपाल की लिस्ट। इतना काम आपका है ना, ठीक है। फिर गुजरात की भी बात करें तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। तो कर्क रेखा पर अवस्थित 8 राज्य, है ना, वे 8 राज्य अपने भारत के जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है, उनमें से 3 ऐसे राज्य हैं, कौन कौन से? झारखंड, गुजरात और मध्य प्रदेश, जिनकी राजधानियां कर्क रेखा के या तो बिल्कुल निकटतम है या फिर कर्क रेखा पर ही अवस्थित है। अब यदि हम बात करें शेष राज्यों की कि शेष राज्यों की राजधानियों की क्या स्थिति है, तो दोस्तों हम पाएंगे कि कर्क रेखा पर अवस्थित शेष छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल, ये 2 ऐसे राज्य हैं जिनकी राजधानियां कर्क रेखा के दक्षिण में है। अर्थात प्रश्न कैसा बनेगा? प्रश्न आपका यह होगा कि निम्नलिखित में से किन किन राज्यों की राजधानियां कर्क रेखा के दक्षिण में है ना? तो कौन कौन से हो गए आपके? छत्तीसगढ़ की राजधानी अटल नगर, साथ ही पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। ये 2 ऐसे राज्य हुए जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है, और इनकी राजधानियां कहां पर है? तो इनकी राजधानियां कर्क रेखा के दक्षिण में है। अब यदि बात की जाए कर्क रेखा के उत्तर में कि कर्क रेखा के उत्तर में कौन सी राजधानियां हैं, तो कर्क रेखा के उत्तर में 3 ऐसी राजधानियां हैं। नंबर 1 राजस्थान, ठीक है, राजस्थान, आप आरएजे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान, राजस्थान की राजधानी है जयपुर। ये कर्क रेखा के आप देख सकते हैं मैप में, ये कर्क रेखा के कहां पर है? उत्तर में अवस्थित है। यदि बात की जाए 2 उत्तर पूर्वी राज्यों या पूर्वोत्तर राज्यों त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में, तो उनकी राजधानियां भी क्रमशः कहां पर हैं? कर्क रेखा के उत्तर में, यानी कि कौन कौन से राज्य? राजस्थान, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा की राजधानी दोस्तों अगरतला, और मिजोरम की राजधानी है आइजोल। तो हमने पाया कि टोटल यदि अपन 8 राज्यों की बात करें, तो 8 राज्यों में जो राजधानियों का, जो अगर हम बात करें कि कर्क रेखा के उत्तर में है या कर्क रेखा में है या कर्क रेखा के दक्षिण में है, तो हम पाते हैं कि 3 राजधानियां लगभग लगभग कर्क रेखा में स्थित हैं। 2 राजधानियां ऐसी हैं जो कर्क रेखा के दक्षिणतम है, कर्क के, हम अपना हेडिंग क्या बना सकते हैं? कर्क के दक्षिण में, है ना, साउथ में, और ये वाली कैसी हो गई? कर्क के नॉर्थ में, यानी कि उत्तर में अवस्थित राजधानी। तो आप इसको बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं राज्यों की, वे राज्य जो कर्क रेखा के उत्तर में है या कर्क रेखा के दक्षिण में है, ठीक है।
दोस्तों कर्क रेखा के यदि हम उत्तर में स्थित राज्यों की बात करें या दक्षिण की बात करें तो हम एक काम करते हैं, हम प्रारंभ करते हैं कर्क रेखा से ही, है ना। सबसे पहले तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए भाई कि भारत में कितने राज्य हैं, है ना। तो भारत में राज्यों की संख्या है 28। भारत में कितने राज्य हैं? भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और जैसा कि अभी हमने देखा कि 28 राज्यों में से जो 8 राज्य हैं वो कैसे हैं हमारे, वो कर्क रेखा में स्थित हैं। आपने क्रम से देखा, पश्चिम से पूर्व का क्रम, और बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पश्चिम से पूर्व के क्रम में ही याद रखना है उसको, है ना। तो 28 राज्य में से 8 राज्य कैसे हैं? 28 में से 8 हैं जो कर्क पर स्थित हैं, या ये कह सकते हैं कि जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। अब यदि बात की जाए कि इसके उत्तर में और इसके दक्षिण की स्थिति, तो हम पाते हैं कि इसके दक्षिण में, कर्क रेखा के दक्षिण में कुल कितने राज्य हैं? तो कर्क रेखा के दक्षिण में भी राज्यों की संख्या है 8 राज्य कर्क रेखा के दक्षिण में हैं। आप इनके नाम क्रम से नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले केरल, केरल के बाद तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, है ना। फिर गोवा, महाराष्ट्र, या फिर आप क्रम से पश्चिम, आप एक काम करते हैं हम कि पश्चिमी तट से स्टार्ट करते हैं ना, इससे हमें 2 डाटा क्लियर होंगे कि भाई पश्चिम तट पर अवस्थित भी हमारा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल, है ना। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, और यदि हम यहाँ की बात करें तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और अपना तेलंगाना, यानी 4 और 4 8 ऐसे राज्य हैं जो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित हैं। कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित राज्यों की संख्या 8। अब बात की जाए यदि कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राज्यों की संख्या, कि कर्क रेखा के उत्तर में कितने हैं, तो बहुत ही आसान है इसे याद रखना। कैसे भाई? 28 में से 8 राज्य हमारे कहाँ हैं? कर्क रेखा पर। 8 राज्य कहाँ हैं? कर्क रेखा के दक्षिण में है। 8 और 8 कितना हुआ? 8 और 8 निश्चित तौर पर 8 और 8 16, है ना। 16 राज्य की गणना हमने कर ली। तो 28 में से यदि हम 16 को हटा लें तो कितना बचा? 12। तो 12 राज्य कहाँ पर हैं? कर्क रेखा के उत्तर में है। 8 राज्य कर्क रेखा में है, 8 राज्य कर्क रेखा के दक्षिण में है, और शेष बचे हुए 12 राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है। उन 12 राज्यों को आप क्रम से नोट कर लीजिएगा। सर्वप्रथम राजस्थान, राजस्थान जो कि आपकी कर्क रेखा पर स्थित है ना। तो राजस्थान के आप उत्तर में देखेंगे या उत्तर पूर्व की ओर देखेंगे तो आप पाएंगे कि हरियाणा, पंजाब। तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये हुए 4। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम। तो 4 और 3 7 राज्य हमारे ये हो गए, है ना। अब इसे याद रखना बेहद आसान है कि भाई 7 तो हमारे हो गए, क्लियर है। कौन कौन से हो गए? पंजाब, हरियाणा, उसके बाद हमारा हिमाचल प्रदेश, फिर हमने चर्चा करी यूके, यूपी, बिहार, इसके बाद सिक्किम। तो ये अपने 7 हो चुके हैं। 7 के बाद शेष, अब जितने ये शेष बचे हैं 7 प्लस 5, ये 5 जो है ये कौन से हैं? उत्तर पूर्वी राज्य। आपके जो शेष बचे हुए 5 हैं ये कहाँ के हैं? उत्तर पूर्वी राज्य। इससे क्या होता है दोस्तों, याद रखना आसान होता है हमारे लिए, है ना। क्योंकि हमें पता है भाई उत्तर पूर्वी राज्यों की संख्या कितनी है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा हुआ है, और अभी भी हमने वो आकृति बनाई हुई है। मैप में हमेशा ये आकृति बनाए ताकि वो याद रहे। ये आकृति है A की, या इसी को हम थोड़ा और बढ़ा दें तो ये आकृति है 7 की। अर्थात असम ऐसा राज्य जो लगभग सभी, है ना, लगभग क्या पूरे राज्यों के साथ वो सीमा साझा करता ही है। तो हमें वहां से एक डाटा और क्लियर हुआ भाई, है ना। तो उत्तर पूर्वी राज्यों की संख्या कितनी है? 7, और 7 में से 2 ऐसे हैं जो कि कर्क रेखा पर स्थित हैं या जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो शेष कितने बचे? शेष बचे हुए उत्तर पूर्वी राज्यों की संख्या है 5। तो 7 और प्लस 5 यानी कि 12 राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो यहाँ से दोस्तों हमने अभी तक जितने भी डाटा देखे, सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने ये देखा भाई कि कर्क रेखा विश्व में 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? तो क्रम से याद रखने का तरीका, उसका जो हमारा कोड होगा या कीवर्ड होगा वो होगा ए से हमारा अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, फिर उसके बाद अफ्रीका, फिर उसके बाद एशिया। फिर यदि हम बात करें पड़ोसी मुल्कों की, पड़ोसी देशों की, तो इसकी भी संख्या कितनी? 3 कौन कौन सी? तो बांग्लादेश, म्यांमार और चीन। फिर यदि हम बात करें कि भारत के कितने राज्य, तो भारत के 8 राज्य कर्क रेखा पर स्थित हैं। बात की जाए यदि कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित राज्यों की, तो इनकी संख्या भी कितनी है? 8। फिर यदि बात की जाए कि कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राज्यों की, तो इनकी भी संख्या कितनी है? 8 और 8 16। 16 के बाद यदि हम टोटल 28 में से 16 को हटाते हैं तो हमने पाया कि भाई 28 में से 16 के बाद हमारे पास बचते हैं 12, यानी कि 12 राज्य कैसे हैं जो कर्क रेखा के उत्तर में है।
चलिए ठीक है दोस्तों, आप इसे नोट कर लीजिए। दोस्तों अब यदि बात की जाए केंद्र शासित प्रदेशों की, है ना, हमने 28 राज्यों का डाटा पूरा क्लियर किया कि कर्क रेखा में क्या स्थिति है इनकी। अब बात आ रही है 8 केंद्र शासित प्रदेशों की। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, जैसे कि हम देखते हैं कि कर्क रेखा के उत्तर में हमारे कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं और कुछ केंद्र शासित प्रदेश हमारे कर्क रेखा के दक्षिण में अवस्थित है। दोस्तों इसको याद रखने के लिए जो कोडवर्ड है वो हमारा बहुत आसान है, 4, है ना। हम देखते हैं कि भाई हमारे 4 केंद्र शासित प्रदेश कैसे हैं जो कर्क रेखा के उत्तर में है, जो क्रम से कैसे हैं। तो आप पाएंगे सर्वप्रथम लद्दाख, फिर JNK या जम्मू कश्मीर, दूसरा, इसके बाद तीसरा चंडीगढ़, फिर दिल्ली। तो ये 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो कि कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित हैं। अब यदि बात की जाए कर्क रेखा के दक्षिण में अवस्थित, अच्छा दोस्तों यहाँ से एक और बहुत महत्वपूर्ण जो है वो ये है कि आपको देखने मिलेगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि ये क्रम से है ना, उत्तर से दक्षिण का क्रम, है ना। हमें इसमें 2 चीजें और याद हो जाएंगी कि भाई इनका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या कैसा है। तो हम पाते हैं कि सर्वप्रथम लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर, उसके बाद चंडीगढ़ और उसके बाद दिल्ली। अब यदि बात की जाए कर्क रेखा के दक्षिण में, है ना, हमने कहा कि चलिए ठीक है ये हमारी कौन है, कर्क रेखा है, ये हमारी क्या है, कर्क रेखा। तो कर्क के उत्तर में जो केंद्र शासित प्रदेश है उनकी संख्या कितनी है, केंद्र शासित प्रदेश, उनकी संख्या है 4। और कर्क के दक्षिण में भी कितने हैं, 4। क्रम से सर्वप्रथम दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली और दमन दीव। इसके बाद पांडिचेरी, पांडिचेरी के बाद यदि हम बात करें दोस्तों तो हमारा अरब सागर में, अरब सागर में एक केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप समूह। और यदि हम बात करें बंगाल की खाड़ी यानी भारत के पूर्व में स्थित है तो वह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो दोस्तों 4 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है और 4 केंद्र शासित प्रदेश कर्क रेखा के दक्षिण में अवस्थित है। यहाँ से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है लद्दाख और जम्मू कश्मीर जब केंद्र शासित प्रदेश बने तो उसकी डेट, कि भाई वो किस डेट में बने, वो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्रमशः आप याद रखिएगा भाई इसे कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर, यानी कि जम्मू कश्मीर एक राज्य था। आप सभी जानते हैं पहले भारत में राज्यों की संख्या थी 29 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या थी 7, है ना। 29वां राज्य हमारा इंपॉर्टेंट है। 29वें राज्य हमारा जो है वह है तेलंगाना, तेलंगाना जो कि 2 जून 2014 को, ये आंकड़े भी आप याद रखिएगा, उसकी राजधानी भी इंपॉर्टेंट है ना। तो 2 जून 2014 को तेलंगाना जो है वह भारत का 29वां राज्य बना और उस समय भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या थी 7, है ना। फिर उसके बाद भारत का एक राज्य जम्मू कश्मीर जो कि 31 अक्टूबर 2019 को 31 अक्टूबर 2019 को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया और वो 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने क्रमशः लद्दाख और जम्मू कश्मीर, है ना। तो इसके बाद हमारे यहाँ पर राज्यों की संख्या हो गई 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई 7 और 2 9, है ना। यानी कि हमारे यहाँ पर जो केंद्र शासित प्रदेश हो गए वो हुए कितने, 9। इसके बाद दोस्तों 2019 के बाद आप पाएंगे कि 2020 26 जनवरी 2020 यह वह तिथि है जब दादर नागर हवेली और दमन दीव, जब दादर नागर हवेली और दमन दीव को एक कर दिया गया, यानी कि 2 केंद्र शासित प्रदेशों को क्या कर दिया गया, एक कर दिया गया। तो अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई, पहले 7 के बाद 2 बढ़े तो 9 के बाद 2 एक कर दिए गए तो अब कितनी हो गई, 8। यानी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 में से आप पाएंगे कि 4 कैसे हैं, कर्क के उत्तर में और 4 कर्क के दक्षिण में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मेरे ख्याल से कर्क रेखा से रिलेटेड आपके सारे प्रश्नों का आंसर अब आपके पकड़ में है ना। यहाँ से एक और हो सकता है कर्क रेखा का मध्य प्रदेश में विस्तार, कि कर्क रेखा का मध्य प्रदेश में क्या कैसा विस्तार है, क्योंकि हमने पाया कि महाद्वीप, महाद्वीप के बाद देश, देश के बाद राज्य। तो अब राज्य जो कि मध्य प्रदेश, और चूंकि हम मध्य प्रदेश के एग्जाम के लिए पर्सपेक्टिव से बात करें तो मध्य प्रदेश में कर्क रेखा का विस्तार भी सर्वाधिक है ना। यदि हम बात करें भारत के सभी राज्यों में सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है, तो भाई भारत में सभी राज्यों में सबसे ज्यादा विस्तार कर्क रेखा का मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश की यदि बात की जाए तो मध्य प्रदेश के 5 राज्य, 5 संभागों, सॉरी मध्य प्रदेश के 5 संभागों और 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है ना। आप पहले इसे नोट कर लीजिए। तो दोस्तों यदि बात की जाए मध्य प्रदेश में कर्क रेखा का विस्तार, तो मध्य प्रदेश में 5 संभागों और 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ये 5 संभाग क्रम से पश्चिम से पूर्व की ओर है, सर्वप्रथम उज्जैन, तत्पश्चात भोपाल,
फिर सागर, जबलपुर और शहडोल। तो मध्य प्रदेश के 5 ऐसे संभाग हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है और इनके जिलों की संख्या है टोटल 14, जो क्रमशः, यदि हम उज्जैन संभाग की बात करें तो उज्जैन संभाग के 3 जिले हैं, है ना, जो क्रमशः है सर्वप्रथम रतलाम, उज्जैन और आगरमालवा। सर्वप्रथम रतलाम, उज्जैन और आगरमालवा। फिर यदि हम बात करें भोपाल की, तो दोस्तों भोपाल संभाग संपूर्ण कर्क रेखा पर अवस्थित है, अर्थात भोपाल संभाग में आने वाले 5 जिले कर्क रेखा पर अवस्थित हैं। ठीक है, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। ये 5 जिले हैं क्रमशः राजगढ़, सीहोर, विदिशा, रायसेन और भोपाल, है ना। राजगढ़, रायसेन, विदिशा, सीहोर और भोपाल, ये हो गए आपके 5 जिले। फिर इसके बाद बात की जाए सागर की, तो सागर संभाग के 2 ऐसे जिले हैं, सागर और दमोह। यदि बात की जाए जबलपुर की, तो जबलपुर के भी 2 जिले हैं जो कि कर्क रेखा पर अवस्थित हैं या फिर जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है, जबलपुर और कटनी। यदि बात की जाए शहडोल की, तो शहडोल के भी 2 ऐसे जिले हैं। कौन कौन से दोस्तों, इनका आप उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, है ना। तो टोटल कितने हो गए, 3, 5, 8 और फिर यहाँ की बात की जाए तो 2, 2, 2, 4 और 2 आपके 6, यानी 8 और 6 टोटल कितने हो गए, 14 जिले। यानी कि 14 जिलों से होकर मध्य प्रदेश के कर्क रेखा गुजरती है। तो दोस्तों हमने कर्क रेखा के विषय में एक संपूर्ण अध्ययन कर लिया। मेरा पूर्णतः विचार है कि लगभग अपने जो प्रश्न होंगे वो यहाँ से बन जाएंगे, है ना। अच्छा दोस्तों, एक प्रश्न आपका और है जो कर्क रेखा से बन सकता है। यदि हम कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा भारत को बिल्कुल बीचों बीच से 2 भागों में बांट रही है ना। कर्क रेखा को हमने देखा कि कर्क रेखा की जो हमारे भारत की जो स्थिति है, यदि उसकी हम बात करें तो कर्क रेखा उसे बीचों बीच से 2 भागों में बांटती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कर्क रेखा भारत को 2 भागों में, किस किस में, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में बांटती है ना। आप देख सकते हैं उत्तर का भाग हो गया हमारा उत्तरी भारत और दक्षिण का हमारा दक्षिणी भारत। तो कर्क रेखा उत्तरी भारत और दक्षिण भारत में क्या करती है, डिवाइड करती है। दोस्तों आप देखेंगे कि यदि हम बात करें अक्षांश की, है ना, यदि हम बात करें कर्क रेखा के प्रभाव की, है ना, तो कर्क रेखा का प्रभाव क्या कैसा है, आप पाएंगे कि जो 0 डिग्री अक्षांश है, इसके उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश और इसके दक्षिण में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, है ना। इस बीच का जो क्षेत्र है, जैसा कि हमने पहले ही चर्चा की कि सूर्य जो है वह वर्ष भर कहाँ पर गमन करता है, या सूर्य का प्रकाश वर्ष भर, है ना। अच्छा, प्रकाश इन द सेंस, यहाँ पर तात्पर्य यह है कि सूर्य की लंबवत किरण, सूर्य की जो लंबवत किरण है, लंबवत का तात्पर्य यह होता है दोस्तों, आप इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। दोपहर में जब आप छत पर जाएं तो आपकी जो परछाई है ना, आपकी परछाई बिल्कुल ना बने, परछाई बिल्कुल सूक्ष्म बने। आप पाएंगे जब सूर्य बिल्कुल आपके सिरहाने पर होगा तो वह उसकी लंबवत स्थिति है। तो ऐसे ही सूर्य का लंबवत प्रकाश उत्तर में, यदि हम बात करें कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा वह अंतिम अक्षांश रेखा है जहां तक सूर्य की लंबवत किरणें पहुंचती हैं। अर्थात इसके बाद सूर्य क्या करता है, रिटर्न हो जाता है ना, सूर्य का प्रकाश लंबवत ऊपर नहीं जाता है। इसका एक हमारे पास बढ़िया तरीके से एग्जाम्पल भी है। आप पाएंगे कि उत्तर में हमारे कौन से हैं, हमारे लद्दाख, जम्मू या हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड है ना, और दक्षिण में हमारा कौन सा राज्य है, केरल। आप देखेंगे केरल में अत्यधिक गर्मी है ना। यदि गर्मी नहीं भी है तो आप पाएंगे कि भाई केरल में हमें हिम नहीं मिलेगी, केरल में हमें बर्फ नहीं मिलेगी, जबकि उत्तरी क्षेत्रों में हमें बर्फ मिल रही है। यह कहीं ना कहीं इस बात को प्रमाणित करता है कि सूर्य की लंबवत किरणें वहां नहीं जा रही हैं। अच्छा, हमने तो बात की है महज कुछ अक्षांशों की, यानी 23.5 डिग्री से, यदि हम भारत की बात करें तो भारत का अधिकतम 37 है ना, 30, 32, 33, 34, अधिकतम हम 40 अक्षांश की बात कर रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं। दोस्तों 90 डिग्री की यदि बात की जाए तो वह हमारे लिए एक अच्छा एग्जाम्पल है कि यदि आप उत्तर या दक्षिण की ओर देखें तो हमारे जो अंटार्कटिका वगैरह है, यहाँ पे बर्फ है। यदि निश्चित सी बात है, यदि सूर्य की लंबवत किरणें वहां पर जा रही होती तो वहां बर्फ का अस्तित्व ही नहीं होता, है ना। तो आप पाएंगे कि कर्क रेखा का जो प्रभाव की यदि बात करें भारत में, तो वह प्रभाव कुछ इस हिसाब से है कि कर्क के दक्षिण वाली यदि बात करें, है ना, कर्क के दक्षिण वाले भाग की यदि हम बात करें, अर्थात दक्षिण भारत की बात करें, तो यहाँ की जो जलवायु है ना, वह कैसी है, वह आप पाएंगे भारत वहां का कैसा है, उष्ण कटिबंध में, है ना। और यदि उत्तर की बात करें तो वह कैसा है, उपोष्ण कटिबंध में। अब यह कटिबंध क्या होता है दोस्तों, इसकी चर्चा हम विस्तृत तौर पर करेंगे विश्व के भूगोल के अंतर्गत।
कि अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, कटिबंध क्या है, हम एक बार फिर से पढ़ेंगे। अभी हम एक लाइटली देखते हैं कि भाई आपका जहां पर सूर्य की लंबवत किरणें जा रही हैं वह क्षेत्र कैसा होगा, गर्म होगा। तो गर्म को क्या बोलते हैं, गर्म को कहा जाता है उष्ण। ठीक है, अब यदि हम उसके ऊपर की बात करें तो वह कैसा क्षेत्र है, वह क्षेत्र है उपोष्ण, अर्थात कुछ गर्म कुछ ठंडा। उसके हम और ऊपर की बात करें यानी कि 23.5 से 0 से 23.5 उत्तर में, 23.5 दक्षिण में कैसा क्षेत्र हो गया आपका, उष्ण। 23.5 से यदि हम ऊपर जाएं और 40 तक की बात करें यदि हम, तो कैसा क्षेत्र हो गया आपका उपोष्ण। उसके और उत्तर में जाएं और यदि हम 66.5 डिग्री तक की बात करें तो वह क्षेत्र हमारा हो गया कौन सा, शीतोष्ण। और यदि हम 66.5 डिग्री अक्षांश के और भी ऊपर जाएं या दक्षिण में 66.5 डिग्री के और नीचे चले जाएं, जो कि हमारा अधिकतम सीमा कहां तक होगी, 90 डिग्री अक्षांश तक, तो वह क्षेत्र कहलाता है दोस्तों शीत कटिबंध, है ना। तो 4 कटिबंध हैं, उष्ण, उपोष्ण, शीतोष्ण और शीत कटिबंध। तो हमने पाया कि कर्क रेखा के भारत में गुजरते ही भारत की यदि हम बात करें तो भारत कैसा हो गया, उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय हो गया। यानी भारत की अवस्थिति किस कटिबंध में है, तो उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में है। चलिए ठीक है दोस्तों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं भारत की मानक समय रेखा के बारे में। मानक समय रेखा के बारे में पढ़ने से पहले दोस्तों सर्वप्रथम तो यही आवश्यक है कि हम ये जानें कि मानक समय रेखा का निर्धारण क्यों कर किया गया है ना। तो मानक समय रेखा के निर्धारण करने के पीछे जो सर्वप्रमुख कारण है वह है समय का निर्धारण करना, है ना। दोस्तों हमने देखा कि भाई जो ये पृथ्वी है हमारी, है ना, पृथ्वी में काल्पनिक रेखा अक्षांश भी है और देशांतर भी है। और जो पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी गोल है ना। अब देशांतर रेखाओं की बात की जाए तो आपके उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं वो कैसी रेखाएं हो गई आपकी, देशांतर रेखाएं, है ना। ये हो गई आपकी देशांतर रेखाएं। और जो आपकी क्षैतिज थी वो थी अक्षांश रेखाएं। तो दोस्तों हमने पाया कि जो देशांतर रेखाएं, अब किसी भी, चूंकि देखिए किसी भी गोल वस्तु की यदि बात की जाए, पृथ्वी कैसी है, लगभग गोल, है ना। किसी भी गोल वस्तु की यदि बात करें तो वह टोटल कितने डिग्री की होती है, 360 डिग्री की। कैसे पता चलेगा 360 डिग्री, तो हमने पाया कि यदि हम बीचों बीच से बांटे इसे तो ये कितना हो गया, 90 90, ऐसे ही यहाँ 90 और ऐसे ही ये 90, यानी टोटल कितने डिग्री हो गई हमारी पृथ्वी, 360 डिग्री। और हमने पाया कि पृथ्वी सूर्य की भी परिक्रमा कर रही है, मतलब पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है, साथ ही साथ पृथ्वी अपने अक्ष पर भी क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है ना, उसका भी घूर्णन और अपना भी, यानी परिक्रमण करती है और परिभ्रमण करती है। तो हमने पाया कि पृथ्वी जो है वह लगभग 24 घंटे में, लगभग 24 घंटे में क्या करती है, 360 डिग्री पूरा घूम जाती है। तो यदि हम बात करें कि यदि 1 डिग्री की बात करें, भाई 1 डिग्री में घूमने में उसे कितना समय लगता है, 1 डिग्री पृथ्वी को घूमने में कितना समय लगता है, तो इसका आंसर है कि भाई 24 घंटे, यानी कि यदि बात करें हम घंटे को कन्वर्ट करें मिनट में तो ये हो जाएगा 24 गुणित 60 मिनट, अर्थात 1440 मिनट, यानी कि 1440 मिनट, है ना। 360 डिग्री घूमने में पृथ्वी को समय लगता है 1440 मिनट का। तो 1 डिग्री घूमने में समय लगेगा 1440 अपॉन 360, 360। और जब हम इसे काटते हैं दोस्तों तो हमने पाया 26 दूनी 72, 72 दूनी 144, यानी कि 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगा, 4 मिनट का समय लगा, है ना। पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितने मिनट का समय लग रहा है, 4 मिनट का। और हमने देखा कि यदि हम बात करें भारत की, तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है उसके लिए हम चर्चा करें तो वो कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। अच्छा दोस्तों क्या कैसा हुआ, कब इसकी शुरुआत हुई, यदि हम उसकी बात करें, है ना, कि भाई सबसे पहले कहां पर कैसे क्या हुआ, ये निर्णय कब लिया गया कि कहां से हम इसको मानक समय मान लें। तो इसका प्रारंभ हुआ था दोस्तों 22 अक्टूबर, हम चर्चा कर रहे हैं कहाँ की, जब स्टार्टिंग थी 22 अक्टूबर सन 1884। यह वह तिथि है, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। 22 अक्टूबर 1884 ये वो डेट है जिस डेट में वॉशिंगटन डीसी में, कहाँ, वॉशिंगटन डीसी जो कि राजधानी है, कहाँ की राजधानी है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, है ना, वॉशिंगटन डीसी। चलिए ठीक है, अच्छा मैं ही बता देता हूँ, है ना। हालांकि राजधानियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आपको देश की हो, राज्य की हो, जहाँ की हो, आपको राजधानियाँ याद रखनी ही चाहिए, है ना, एक नज़र देखना चाहिए। तो वॉशिंगटन डीसी जो कि राजधानी है कहाँ की, अमेरिका की, है ना, जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, उत्तरी अमेरिका, ये संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आपका उत्तरी अमेरिका तो महाद्वीप हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है कौन, वॉशिंगटन डीसी।
तो वॉशिंगटन डीसी में 22 अक्टूबर सन 1884 को एक संगोष्ठी हुई, एक सम्मेलन हुआ, जहां पर पूरे विश्व के सभी देशों ना सभी लोग जो है एकत्रित हुए और उन्होंने सर्वसम्मति से, मतलब सभी की सहमति से यह निर्णय लिया कि भाई लंदन के, कहाँ के, लंदन के एक प्लेस, कौन सा प्लेस, ग्रीनविच, लंदन के ग्रीनविच के रॉयल वेधशाला से होकर गुजरने वाली जो देशांतर रेखा है, हम उसे क्या करते हैं, हम उसे मान लेते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। अर्थात ये निर्णय लिया गया कि भाई ये जो समय है इसे हम पूरे विश्व का एक स्टैंडर्ड समय मान लेंगे, है ना। और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, चलिए देखिए ये ग्रीनविच से गुजरा तो इसे कहा जाता है GMT, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम, GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। तो यह कहाँ से गुजरा है, लंदन के ग्रीनविच नामक जो एक प्लेस है वहाँ की एक वेधशाला है, कौन सी वेधशाला, वह इंपॉर्टेंट है, उसे आप नोट कीजिएगा। लंदन के ग्रीनविच के रॉयल वेधशाला से होकर गुजरने वाले देशांतर को 0 डिग्री देशांतर माना गया, है ना। यह सर्वसम्मति से माना गया और निर्धारण किया गया कि भाई ये जो क्षेत्र है यह क्या कहलाएगा, यह पूरे विश्व के समय निर्धारण के लिए एक हमने एक स्टैंडर्ड क्षेत्र मान लिया, ठीक है। जैसे कि हमने क्या माना हुआ था, भूमध्य रेखा, और यह भी क्या है, काल्पनिक है, कल्पना की गई है ना, ये कोई रेखा खींची नहीं गई है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप समझिएगा इसको, है ना। तो बात करते हैं यदि हम 0 डिग्री की, तो इसके पूर्व में अब आप पाएंगे क्या, देखिए मैप के माध्यम से आपको समझाते हैं। आप देखेंगे कि यदि बात की जाए पृथ्वी की, और 0 डिग्री की, तो आप देखेंगे 0 डिग्री कहाँ से है, आप विश्व मानचित्र ओपन कर लीजिएगा अपने उस मैप में, तो आप देखेंगे कि 0 डिग्री आपका ये है 0 डिग्री, ठीक है। अब 0 डिग्री जो है इसके जस्ट अपोजिट में क्या हुआ है कि यदि हम देशांतर की बात करें तो देशांतर जो एक देशांतर है अकेली 0 डिग्री, है ना, तो 0 डिग्री एक देशांतर, और जब वह सिर्फ एक देशांतर की बात है तो वह कहलाती है अर्धवृत्त। जैसे अक्षांश की यदि बात की जाए तो अक्षांश पूरा का पूरा एक वृत्त बना रही थी, है ना, वो काट रही थी क्रम से समांतर एक दूसरे के, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे उत्तर में और ऐसे ही दक्षिण में। और यदि देशांतर की बात की जाए तो वही देशांतर जो कि आपके सामने आपको नजर आ रही है वह आपकी 0 डिग्री है, और 0 के जस्ट अपोजिट में 180 डिग्री है, 0 के जस्ट अपोजिट में 180 है। फिर 0 से आप पूर्व की ओर जाएंगे, क्योंकि ये डायरेक्शन क्या कह रहा है आपका ईस्ट, है ना, आप पूर्व की ओर जाएंगे तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे करते करते आप पहुंचेंगे 180 पे, और पश्चिम की ओर जाएंगे आप तो आपका वही रहेगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 1 2 3, और आप पहुंचेंगे कहां तक, 180 तक। तो पूर्व की ओर वाले देशांतर कहलाए पूर्वी देशांतर, और पश्चिम के क्षेत्र वाले क्या कहलाए, पश्चिमी देशांतर, है ना। तो भारत के लिए अवस्थिति की बात की जाए दोस्तों तो हमें पता है भाई कि भारत की अवस्थिति कैसी है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध की स्थिति है, यानी भारत 0 डिग्री के पूर्व में स्थित है ना। और हम देखते हैं कि भारत की जो देशांतरी स्थिति है, भारत का जो देशांतरी विस्तार है वह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। यानी हम देख रहे हैं कि लगभग हमारे भारत का विस्तार 30 देशांतरों में है। यदि आप 97.25 को आप 98 लिख लें और यहाँ 68 है तो हम पाते हैं कि लगभग 30 डिग्री का जो है भारत का देशांतरी विस्तार है। और बात की जाए यदि मानक समय रेखा की, जैसा कि हम देख रहे हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, है ना। यदि बात की जाए मानक समय रेखा की तो दोस्तों मानक समय रेखा का निर्धारण समय के लिए किया गया है। उसका कारण क्या है, उसका कारण है हमने देखा कि भाई 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे, 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट, है ना। क्योंकि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का, यानी 1 डिग्री घूमने से तात्पर्य यह है कि यदि 1 डिग्री हम आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि 4 मिनट का अंतर आ जाता है। अब 0 डिग्री से पूर्व की ओर समय बढ़ता चला जाएगा और पश्चिम की ओर समय घटता चला जाएगा। कैसे घटेगा, 1-1 डिग्री पे 4-4 मिनट का समय जो है क्रमशः बढ़ते जाएगा पूर्व की ओर और पश्चिम की ओर क्रमशः घटते चला जाएगा। तो यदि भारत की बात की जाए दोस्तों तो आपने देखा कि भारत का विस्तार कितने देशांतर में है, तो भारत का विस्तार है लगभग 30 देशांतर में और 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर आ जाता है। यानी हम कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि भारत के समय की यदि बात की जाए, भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोर की यदि समय की बात की जाए, जैसा कि हम देख रहे हैं कि भारत का विस्तार 30 देशांतरों में है और एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर आता है। मतलब टोटल कितने मिनट का अंतर है, तो 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब है 2 घंटे। यानी हमने देखा भाई कि भारत के
पूर्वी बिंदु यानी भारत के अरुणाचल प्रदेश और भारत के पश्चिमी बिंदु यानी कि गुजरात में जो समय का अंतर है वह कितने घंटे का है? 2 घंटे का है। दोस्तों देखिए, मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बता दूं, ये जो हमने मानक समय रेखा का निर्धारण किया है, ये वास्तव में, अब देखिए समय क्या है भाई, कल्पना किया हमने, ठीक है, कोई प्रकृति प्रदत्त नहीं है वह रेखा, कोई वह नेचुरल नहीं है ना, हमने तो उसको भाई माना है, हमने मान लिया घड़ी है, घड़ी के टाइम को हमने अपने हिसाब से सेट करके रखे हुए, जो समय यहाँ पर है वही समय संपूर्ण भारत में रहेगा, ठीक है। अब जैसे भारत की मानक समय रेखा आपने मानी, कहाँ की मानी? 82.5 की। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को ही क्यों माना गया है? उसका कारण है, लगभग सभी देशों ने ही इसी चीज को फॉलो किया हुआ है कि भाई जो मीन टाइम है यानी जो माध्य है आपका, एक तरफ कौन है? अच्छा, एक काम करिए, इसे आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। अब यदि बात की जाए, देखिए मीन टाइम की, मीन टाइम क्या होता है? आपने मैथ में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप अभी देख लीजिए। देखिए, यदि हम बात करें मीन टाइम की, तो आपने पाया कि भाई 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, जो कि भारत का कौन सा बिंदु हो गया? पश्चिम। ये कौन सा है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। और आपका जो पूर्वी है वो कौन सा है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। इसके बीच का समय यानी कि इन दोनों के मध्य कितने का हो गया आपका? 30 डिग्री का विस्तार है ना। भारत के पश्चिमी छोर से लेकर के भारत के पूर्वी छोर तक का जो देशांतरी विस्तार है वह 30 देशांतरों में है। तो यदि हम 30 देशांतरों का डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो हमें मिलता है लगभग 15, है ना। यानी हमने इसमें से 15 डिग्री यदि हम आगे बढ़ते तो हमें मिलता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो इसी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय रेखा निर्धारित कर लिया गया, अर्थात यह तय कर लिया गया भाई कि जो समय कहाँ का होगा, इस 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का होगा, वही समय हम पूर्व में भी मानेंगे, वही पश्चिम में, वही उत्तर में और वही दक्षिण में। देखिए व्यवहारिकता की बात की जाए, है ना, व्यवहारिक तौर पर इसमें अंतर है। कैसा भाई? स्वाभाविक सी बात है कि अरुणाचल प्रदेश में जो सूर्योदय है, अब वह घड़ी देखकर तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि सूर्योदय कहां से होता है? पूर्व दिशा से होता है। तो निश्चित तौर पर सूर्य की किरण पहले कहां पर पड़ेगी? अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगी, और उसके बाद कहां पर होगी? तो धीरे धीरे शेष भारत में, शेष भारत मतलब कि आपका ये वाला पूरा क्षेत्र, है ना, और सबसे लास्ट में कहां पे? गुजरात के कच्छ के रण वाले क्षेत्र में, ये जो क्षेत्र आपका कच्छ का रण, ठीक है। तो हमने देखा कि भाई समय तो हमने सेम कर लिया, लेकिन समस्या कहां पे आ रही है? हमें समस्या कहां पर थी? सबसे पहले समय सेम करने के लिए क्यों हमें समय सेम करना पड़ा? क्योंकि हम देख रहे थे कि दोनों के समय में अंतर है। सूर्योदय पहले वहां हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे हो रहा है, और कितने घंटे का अंतर है? तो 2 घंटे का अंतर है। तो चूंकि यह 2 घंटे का समय का अंतर ना रहे, इस कारण से हमने बीच के मीन टाइम को क्या मान लिया? भारत की मानक समय रेखा, जो कि कितने डिग्री है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब बात करते हैं कि यहाँ से हमारा प्रश्न कैसा बनेगा, क्योंकि महत्वपूर्ण ये है ना कि भाई प्रश्न तो हमें समझना चाहिए कि प्रश्न कैसा बनने वाला है, ये तो इसका कॉन्सेप्ट था। अब बात की जाए कि प्रश्न की, तो सबसे पहला प्रश्न है कि IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, आप इसे नोट कर लीजिएगा, ये फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, दोनों फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, IST भी इंपॉर्टेंट है, और हमने इसके पहले जो देखा GMT, क्या देखा? GMT भी इंपॉर्टेंट है, ग्रीनविच मीन टाइम, है ना, लंदन के ग्रीनविच से। और इसके लिए जो है बैठक कहां पर हुई थी, कहां पर सम्मेलन हुआ था? तो वॉशिंगटन DC में हुआ था। कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1884 में। तो ग्रीनविच से यदि बात करें तो उसका आपका हो गया ग्रीनविच मीन टाइम, ये आपका कौन सा है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि भारत की मानक समय रेखा या भारतीय मानक समय रेखा, जो कितने डिग्री है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय रेखा निर्धारित किया गया। अब प्रश्न नंबर 1 कि भारत का मानक समय रेखा कहां से गुजरने वाली? तो प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरने वाली, प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरने वाली पूर्वी देशांतर रेखा, जो कि 82.5 डिग्री है, उसको भारत का मानक समय रेखा निर्धारित किया गया। दूसरा प्रश्न हमारा हो यह होगा कि भाई ये मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो क्रमशः कैसे हैं? आप इसे नोट करिएगा। 5 राज्य हैं हमारे क्रमशः। सर्वप्रथम यूपी, फिर आपका MP के बाद यदि हम बात करें तो CG के बाद ओडिशा, और ओडिशा के बाद एक अंतिम बचता है आंध्र प्रदेश। तो 5 राज्यों से होकर भारत की मानक समय रेखा गुजरती है, ठीक है।
अब यदि बात की जाए, एक और प्रश्न यहाँ से जो क्रिएट हो सकता है वो ये है कि हमने देखा कि भाई जो मानक समय रेखा है ना, इसके सबसे निकटतम कौन सी राजधानी है, ये एक प्रश्न हो सकता है हमारा। तो भारत की मानक समय रेखा के सबसे निकटतम आप देख सकते हैं, हमें ग्रीन कलर से दर्शाया हुआ है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी है अटल नगर। छत्तीसगढ़ की राजधानी अटल नगर जो है वो कहाँ पर है, मानक समय रेखा के सबसे नजदीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा कि भाई सीजी की राजधानी है अटल नगर और ये मानक समय रेखा के सबसे नजदीक है। फिर बात की जाए दोस्तों मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव से, तो मध्य प्रदेश से यह प्रश्न पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला, आपको वो ऑप्शन देंगे 3-4 है ना, और प्रश्न पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला मानक समय रेखा के सबसे निकटतम है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, ठीक है, यह मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी बिंदु आपका जो सिंगरौली जिला है, यह मानक समय रेखा के सबसे निकटतम है। यही कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला सिंगरौली है जहां से होकर मानक समय रेखा गुजरती है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा प्रश्न हो गया। फिर इसके बाद दोस्तों यदि बात की जाए मानक समय रेखा के और प्रश्नों की ओर यदि हम बात करें, तो अगला हमारा प्रश्न है, तो दोस्तों यदि बात की जाए मानक समय रेखा के और बनने वाले प्रश्नों की, तो अगला हमारा एक और प्रश्न बन सकता है कि भाई जीएमटी यानी ग्रीनविच मीन टाइम से जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, यह कितने घंटे आगे है या कितने घंटे पीछे है, ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं ना। तो इनको निकालने के लिए देखिए आपको याद नहीं रखना है कुछ भी, इसमें याद रखने वाला कोई भाई जरूरी नहीं है, हमें तो देशांतरी स्थिति बिल्कुल क्लियर है तो हमें याद नहीं रखना है। देखिए हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले हमने देखा कि भाई कितने डिग्री हमने मानी हुई है मानक समय रेखा, तो हमारी मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री, है ना। तो 82.5 डिग्री अर्थात हम ग्रीनविच मीन टाइम से यानी कि जीएमटी से, जीएमटी जो है वो कितने डिग्री है, 0 डिग्री, यानी 0 डिग्री देशांतर से हम आगे हैं, क्योंकि हम पूर्व में है मतलब हम आगे हैं समय में, है ना। इसमें बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होइएगा, पूर्व की ओर मतलब आगे, है ना, और पश्चिम मतलब पीछे। तो हम कितने आगे हैं, हम 82.5 डिग्री आगे हैं, यानी आईएसटी जो है वह कितना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री आगे है। और हमने देखा दोस्तों कि 1 डिग्री देशांतर यदि आप आगे की ओर जाते हैं तो 4 मिनट का अंतर आता है ना। तो 82.5 डिग्री यदि देशांतर आप आगे हैं तो कितने मिनट का अंतर आएगा, तो 82.5 इंटू 4 मिनट, 82.5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, तो बात की जाए इसकी तो ये हो गया 165/2 है ना, और इंटू 4, फिर आपने 2 से इसको काटा तो ये हो गया टोटल 330 मिनट। यानी कि भारत की मानक समय रेखा ग्रीनविच मीन टाइम से जीएमटी से यानी कि लंदन के समय से भारत का समय 330 मिनट आगे है। 330 मिनट आगे का मतलब हुआ कि 300 मिनट और 30 मिनट, यानी 300 मिनट का मतलब हुआ 60 मिनट का 1 घंटा अर्थात 5 घंटे, और ये कितना घंटा हो गया आपका, आधा घंटा। यानी भारत का समय लंदन के समय से 5.5 घंटे आगे है। तो ये ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, कई बार एग्जामों में ऐसे प्रश्न देखने मिलते हैं कि मान लीजिए यदि आपका कोई मित्र है जो लंदन में है और यदि उसने आपको रात में 12 बजे कॉल किया, है ना, तो आप यदि भारत में हैं या आप भारत के इस राज्य में बैठे हुए हैं या इस जगह में या इस क्षेत्र में बैठे हुए हैं, तो बताइए आपके यहाँ पर कितने बज रहे हैं। भाई स्वाभाविक सी बात है, हम 5.5 घंटे आगे हैं का तात्पर्य यह हुआ कि अगर उसने हमें रात में 12 बजे कॉल किया तो निश्चित तौर पर हमारे यहाँ सुबह के 5:30 बज रहे हैं। एक प्रश्न ये हो गया दोस्तों। दूसरा प्रश्न समय को लेकर के किया गया है कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय के मध्य अंतर 2 घंटे, है ना। मतलब यदि हम देशांतरीय विस्तार के दृष्टिकोण से बात करें, ठीक ऐसे ही मध्य प्रदेश की यदि देशांतरीय विस्तार में यदि अंतर की बात करें तो लगभग 34 मिनट का अंतर है। आप इसे निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, दोनों देशांतर लेना है और उनके बीच देखना है कि कितने देशांतर है, और एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर आता है तो मतलब आपका अंतर वहां से निकल आएगा इंटू करने में। इसके बाद दोस्तों यदि हम बात करें आगे हमारे और कैसे प्रश्न इससे क्रिएट हो सकते हैं, तो एक हमारा अंतिम प्रश्न और बनता है यदि हम बात करें अखंड भारत की। अखंड भारत से तात्पर्य भारत की आजादी के पहले, है ना। 1947 में भारत आजाद हुआ, और भारत जब आजाद हुआ 1947 में, तब ही भारत का एक पड़ोसी देश है जो कि पाकिस्तान, जिसका क्या हुआ, जन्म हुआ, है ना। जन्म से तात्पर्य इसके पहले तो भाई पाकिस्तान की रूपरेखा ही नहीं रखी गई थी। पाकिस्तान का जन्म कब हुआ, 14 अगस्त को, 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ, है ना। तो उसके पहले पाकिस्तान भी हमारा था, ठीक है। और यदि दोस्तों उसके और पहले की बात, अच्छा बांग्लादेश का उदय कब हुआ, 1971, ठीक है। ये सब डाटा इंपॉर्टेंट है दोस्तों,
यदि हम बात करें पाकिस्तान की तो इसका उदय हुआ 1947 में, बांग्लादेश की बात की जाए तो 1971 में, है ना। ऐसे ही म्यांमार भी हमारा ही क्षेत्र था जिसे हम बर्मा के नाम से जानते थे। तो अखंड भारत जब था, यानी कि जब हम कौन थे, कहीं ना कहीं अंग्रेजों के गुलाम थे जिस समय पे भारत, यदि तक की बात की जाए, यानी आपने देखा कि भाई 22 अक्टूबर 1884 को यह निर्णय ले लिया गया कि समय का निर्धारण किया जाए, क्योंकि दिक्कत हो रही है, समय में टाइम में दिक्कत हो रही थी, है ना। तो 22 अक्टूबर 1884 को जब यह निर्णय लिया गया तो 1884 के दौरान तो हमारा भारत गुलाम था कहीं ना कहीं, अंग्रेज जो है, अंग्रेजी हुकूमत हम पर क्या कर रही थी, है ना। तो हमने देखा कि भाई उस समय पे यदि टाइम जोन की बात की जाए दोस्तों, तो तत्कालीन समय में भारत में 3 टाइम जोन हुआ करते थे। भारत में तत्कालीन समय में कितने टाइम जोन हुआ करते थे? 3। हालांकि इसके यदि हम बात करें तो अभी तक ऐसा प्रश्न देखने मिला नहीं है ना। फिर भी हम देख लेते हैं, जब इतना पढ़ा है तो एक आध फैक्ट में और क्या बताएंगे। तो 3 टाइम जोन की यदि बात करें तो नंबर 1 बॉम्बे, नंबर 2 कलकत्ता, ठीक है, या कोलकाता, और नंबर 3 उस समय तत्कालीन कलकत्ता। अच्छा, बॉम्बे आपका हो गया, कलकत्ता हो गया, और थर्ड नंबर की बात की जाए तो चाय बागान, यानी कि असम की बात है, असम की चाय बागान की। तो 3 टाइम जोन हुआ करते थे, पहला बॉम्बे, दूसरा कलकत्ता और तीसरा आपका असम का चाय बागान। ये 3 टाइम जोन तत्कालीन समय में हुआ करते थे, समय का निर्धारण इन्हीं के आधार पर था। और देखिए असम की यदि हम बात करें दोस्तों, तो आज भी वर्तमान में भी आप देखेंगे वहां पर असम में आज भी चाय बागान टाइम जोन है। हालांकि वहां पर आपका मानक समय रेखा भी फॉलो की जा रही है, लेकिन यदि हम बात करें स्पेशली असम के चाय बागानों की, तो वहां पर आज भी जो है अपना चाय बागान का अपना खुद का एक मानक समय है। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि भाई देश के अंदर आपका एक और मानक समय निर्धारित कर दिया गया है कि आपका एक मानक समय रेखा है आपकी, उसके बावजूद आप अपनी मानक समय रेखा क्यों और किस कारण से रखा है। अगर ऐसा कोई एक प्रश्न उठाया जाए तो दोस्तों आप पाएंगे कि जो मानक समय रेखा है ना, मानक समय रेखा कैसी है भाई? काल्पनिक है, अपन ने कल्पना की है। अच्छा, अब भी मैंने आपसे एक बात करी, वो ये थी कि भाई भारत के पूर्व और भारत के पश्चिम बिंदु में, यानी भारत के अरुणाचल प्रदेश और भारत के गुजरात में यदि समय के अंतर की बात की जाए तो लगभग 2 घंटे का अंतर है। दोस्तों देखिए, इंसान जितनी भी चीजें अपने से रच रहा है ना, वो आप उसमें तो चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन जो प्राकृतिक है, ये प्रकृति प्रदत्त है, आप उसमें चेंजेस कैसे करेंगे भाई? यदि बात की जाए भारत में सूर्योदय की, तो भारत में सूर्योदय पहले कहाँ पर हो रहा है? अरुणाचल प्रदेश में। आप अच्छे तरीके से इसको समझिए। बात यदि सूर्योदय की है तो निश्चित तौर पर कि भाई जहाँ पर सूर्योदय पहले हुआ, दिन वहां पहले निकल आया, इसका तात्पर्य है कि इंसान उठ गया, तो मतलब उसके दिन की शुरुआत हो चुकी है ना। अब भले आपकी घड़ी टाइम क्या बता रही है, आपका 4 बता रही है, 5 बता रही है, चाहे जो भी बता रही है, 4 वहां भी बज रहे हैं, 4 यहाँ भी बज रहे हैं, लेकिन यदि अपने यहाँ पर यदि बात की जाए गुजरात में सूर्योदय 7 बजे हो रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय कब हो गया? 2 घंटे पहले। क्योंकि प्राकृतिक चीजें थोड़ी ना बदलेंगी, आप कृत्रिम चीजों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। आप अपनी घड़ी को अभी आप बढ़िया तरीके से 12 बज रहे हैं, आपकी घड़ी की दीवार घड़ी पे आप अपनी हैंड वॉच पे क्या करें, 5 बजा दो, कोई दिक्कत नहीं भाई, तुम छेड़छाड़ कर सकते हो, लेकिन तुम सूर्योदय के साथ नहीं कर सकते हो। मैं चाहूं कि सूर्य अभी निकल रहा है या सूर्य एक साथ पूरे भारत में अपनी किरण दे, तो दैट्स नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है ना। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही है बेचारे पूर्वोत्तर वालों के साथ, पूर्वोत्तर क्षेत्र के साथ सबसे बड़ी समस्या है समय को लेकर। और वहां के जो राज्य हैं, वहां के जो शासन है ना, जो सत्ता पक्ष है, उनका भी ये कहना है। और हाल ही की हम बात करें तो लोकसभा में ये मुद्दा उठाया भी गया था भाई कि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अपना एक अलग मानक समय निर्धारित किया जाए, है ना। तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वहां पर जो है सूर्योदय पहले होता है, दिन की शुरुआत पहले हो गई। अच्छा, अब दिन की शुरुआत पहले होने में जो सबसे बड़ी विपदा है वो ये है कि जो मानक समय आपने जो समय निर्धारित किया है, समय आपने सभी जगह के लिए सेम कर दिया। कैसा समय? सरकारी कामकाज का समय। आपका स्कूल 11 बजे खुलेगा, तो भाई 11 बजे वहां भी खुलेगा, 11 बजे यहाँ भी खुलेगा। लेकिन समस्या कहाँ पर है? जो दिल्ली का, ये जो गुजरात का, ये जो राजस्थान का टीचर है, ये जो बच्चे हैं जो 11 बजे स्कूल खुलने पर 11 बजे स्कूल पहुंच रहे हैं या किसी भी सरकारी कामकाज के लिए अपने समय पर पहुंच रहे हैं ना, उनके यहाँ दिन की शुरुआत यानी सूर्य की किरण कब आई भाई? सुबह 7 बजे। 7 बजे सूर्य की किरण आने का तात्पर्य है कि वह व्यक्ति 7, सवा 7, 7:30 तक अपना बिस्तर से उठ रहा है। सीधी सी बात है, 7:30, 8 बजे तक। इसका सीधा सा मतलब है कि भाई अगर कोई व्यक्ति 8 बजे अपना बिस्तर छोड़ रहा है तो वह एकदम तरोताजा है 10-11 बजे तक। लेकिन यदि कोई व्यक्ति 4 बजे से सूर्य की किरण का सामना कर रहा है तो वह कब तक अपने बिस्तर पर रहेगा?
हद से हद 5 तक 6 तक। सीधा सा तात्पर्य है कि उनके यहाँ का जो दिन है वो जल्दी हो गया, उनको जो है वो जल्दी उठ गए भाई। अब जब जल्दी उठ गए तो वो तरोताजा नहीं है, मतलब अपने वो जो वहाँ के शासन और वहाँ के जो बुद्धिजीवी वर्ग है, और यह बात सही भी है कि यदि आप जल्दी उठोगे तो आपका जो दिन है वो दूसरे की अपेक्षा लंबा होगा, और लंबा से तात्पर्य है कि अब आप थक चुके हैं। 6 घंटे यदि आप जग चुके हैं तो आप थके हैं उसकी तुलना में जो अभी 3 घंटे पहले ही उठा है। तो ये एकमात्र कारण है कि वहाँ आपका पूर्वोत्तर राज्य की जो समितियां हैं उन्होंने उनका यह निर्णय निकल करके आया है, और उन्होंने अपने लोकसभा में जो है मांग उठाई है कि हमारे लिए आप क्या करें, एक अलग मानक समय रेखा का निर्धारण करें। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारा क्षेत्र सिर्फ और सिर्फ विकास की इस मुख्य धारा में जो पिछड़ा हुआ है, या जो हमारे यहाँ का जो विकास बाधित है, उसका सर्वप्रमुख कारण है मानक समय रेखा, है ना, ऐसा उनका मानना है। अच्छा देखिए, ये बात बिल्कुल अटल सत्य है। अगर आप इसे अच्छे तरीके से सोचें समझें, आप पाएंगे कि भाई यदि हम उनकी जगह पर हों, या आप कभी ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखें, आप डेली उठ रहे हैं 8 बजे, आप अचानक से 4 बजे उठना चालू करो, आप देखेंगे कि आपका जो एक फ्रेशनेस है वो कम हो रही है। आपकी जो कार्य करने की जो क्षमता थी 11 बजे की, जब आप 8 बजे उठते थे, वह 4 बजे उठने पर जब आपके 11 बजते हैं तो आपके 12 बज जाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? जब तक घड़ी के 11 बजेंगे तो आपके 12 बज जाएंगे, है ना। तो ये एकमात्र कारण था, ये उनका कहना था ना, तो ठीक है, उनका जायज है। अब यदि बात की जाए हमारे अपने मत कि मान लीजिए यदि हम ऐसा क्या कर सकते हैं भाई कि बिना किसी इसमें परिवर्तन किए, अर्थात बिना कोई एक मानक समय रेखा दिए वहां पर अलग से उनकी, हम कुछ ऐसा व्यवहारिक तौर पर लेकर के आ जाए जिससे क्या हो कि सभी चीजें ठीक ठाक हो जाए, क्योंकि वो सहज महसूस नहीं कर रहे हैं इस मानक समय रेखा के साथ, और लाजमी है सहज महसूस ना करना। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है, अच्छा इसमें आप अपने मत भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं ना। फिर भी यदि मेरी बात की जाए तो मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि आप एक काम कर सकते हैं वहां पे कि भाई आप उनका वर्किंग टाइम चेंज कर दीजिए, बेस्ट ऑप्शन। आप उनका वर्किंग टाइम चेंज कर दीजिए। जैसे आप शेष भारत में आप क्या कर रहे हैं, मान लीजिए आपके ऑफिस का या कामकाज का जो समय का जो निर्धारण है वह सुबह 11 बजे का है, ठीक है, 11 से 5 या 10 से, तो आप उनका क्या करें, आप उनका 2 घंटे पहले कर दो, 1 घंटे पहले कर दो, यदि 11 से है तो 9 कर दो, 10 से है तो 9 कर दो। आई होप आप समझ रहे होंगे। इससे क्या फायदा मिलेगा भाई कि उनके जो समस्या है, क्योंकि उनकी मुख्य समस्या है कि भाई हम हमारे दिन की शुरुआत पहले हो गई। उनका मुख्य जो है उन्हें अपने जो बिंदु रखे हुए हैं कि इस कारण से हम चाह रहे हैं कि हमारी मानक समय रेखा अलग हो जाए, तो उसका एक अच्छा उपाय यह हो सकता है। और आपके भाई जो भी जैसे भी आपके विचार आ रहे हो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे कि मानक समय रेखा आपको समझ में आई होगी, और कर्क रेखा और मानक समय रेखा से बनने वाले लगभग प्रश्नों का उत्तर हम देख चुके हैं। एक अंतिम है दोस्तों कि कर्क रेखा और मानक समय रेखा, यदि आप देखेंगे तो कर्क रेखा ये गई और ये आई आपकी कौन सी, मानक समय रेखा, है ना। तो कर्क रेखा और मानक समय रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु, यह एक प्रश्न हो सकता है ना, यह अंतिम प्रश्न होगा आपका कि कर्क रेखा और मानक समय रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु, या इसे हम कह सकते हैं कि मिलन स्थल, कि वह कौन सा क्षेत्र है जहां पर कर्क रेखा और मानक समय रेखा आपस में क्या होती हैं, मिलती हैं या एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, ठीक है। तो दोस्तों यह क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का, यह क्षेत्र है सीजी का, मतलब हम कह सकते हैं कि बात की जाए राज्य की कि वह कौन सा राज्य है जहां पर भारत की मानक समय रेखा या कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, काटती हैं, या जो वह उनका प्रतिच्छेदन बिंदु है या मिलन स्थल है, तो वह क्षेत्र है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य। सीजी का एक जिला है सूरजपुर, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, सूरजपुर सीजी का एक जिला है सूरज। हालांकि एक और बात, कुछ पुस्तकें क्या कहती हैं कि कोरिया वह क्षेत्र, कुछ पुस्तकों में आपको बलरामपुर लिखा मिल जाएगा, और यदि नेट में देखा जाए तो भैंसामुड़ा एक क्षेत्र है, भैंसामुड़ा क्षेत्र जो कि सूरजपुर में है, वहां पर छत्तीसगढ़ सरकार ने सेल्फी पॉइंट भी बनाया हुआ है, ऐसा सुर्खियों में है कि वहां पर उन्होंने क्या किया हुआ है, एक सेल्फी पॉइंट बनाया हुआ है, और यह वह क्षेत्र है जहां पर क्या होता है, कर्क रेखा और मानक समय रेखा, आपकी कर्क रेखा और मानक समय रेखा क्या कर रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। यद्यपि आप क्या करें, आप साथ में साइड में एक ब्रैकेट में कोरिया भी लिख लीजिए, मतलब यदि सूरजपुर ऑप्शन पे नहीं है तो भाई ये नहीं कि हम बस चले जाए कि हमारा वहां पे जो है प्रश्न हमारा छूट गया, नहीं, ऐसा नहीं। आप वहां पे क्या काम करेंगे, कोरिया टिक करके चले जाइए। तो आप दोनों नाम याद रखिए, मैं तो सलाह दूंगा कि आप तीनों नाम दिमाग में रखें, है ना। जैसे तीनों आ गए तो क्या करें, तीनों आ गए तो सूरजपुर लगा दिया, यदि सूरजपुर नहीं है तो कोरिया लगा दिया, सूरजपुर और कोरिया दोनों नहीं है तो क्या करें, खाली छोड़ के आना, बलरामपुर है बलरामपुर लगा दिया। चलिए ठीक है दोस्तों, है ना। तो उम्मीद है, मैं आशा करता हूं कि आपको जो है कर्क रेखा और मानक समय रेखा अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। और इसके बाद दोस्तों यह हमारा जो है अध्याय 1 का भाग 2 था। अभी हमारा अध्याय 1 समाप्त नहीं हुआ है, आगे हम चर्चा करने वाले हैं भारत
चैनल है 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, या जो जल भूमध्य है, या हम बात करें भारत के जो तट हैं, जो नाम है उनके, जैसे कि बात करेंगे हम मालाबार तट है, खाड़ियों की हम बात करेंगे जैसे मन्नार की खाड़ी है, ऐसे छोटी छोटी जो खाड़ियां हैं उनकी चर्चा करेंगे। और साथ ही दोस्तों हम चर्चा करेंगे अपने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की, है ना। मेरा ये ट्रेंड रहा है पढ़ाने का कि भाई चैप्टर जैसे ही आपका पूरा समाप्त होता है तो हमें क्या करना होता है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, क्योंकि क्या होता है कि जब हम बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट की तो कई दफा कुछ फैक्ट छूट जाते हैं। कॉन्सेप्ट तो पूरा क्लियर रहता है लेकिन कुछ फैक्ट छूटे ना, इस कारण से हम लास्ट में अध्याय की एक सीरीज बनाते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट, और वहां पे हम वर्क करते हैं अपने छूटे हुए जितने भी हमारे तथ्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है, तो इसके बाद मुलाकात हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।